जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं जो सामने आपके दिख रहा है भारतीय इतिहास समुद्रगुप्त। इससे पहले वाले में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ लिए, अशोक का 2 वीडियो कर लिए हैं। इससे पहले सिंधु सभ्यता हो गया है, आपका वैदिक युग हो गया है, धार्मिक आंदोलन जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया है और अशोक हो गया है। अब इसमें आपको पढ़ना है गुप्त वंश में केवल 2 लोगों को, एक समुद्रगुप्त को पढ़ना है और दूसरा आपको पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो आज हम जो सेशन लेके आए हैं समुद्रगुप्त को, एक ऐसे योद्धा के बारे में, एक ऐसे महान शासक के बारे में जो कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। किस तरह से भारत के छोटे छोटे राजाओं को हरा करके और अपने साम्राज्य को कैसे तोड़ा, जो है मतलब सबको तोड़ करके और अपने में मिला लिया। वही कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कहने का मतलब जब इसने संकल्प बना ही लिया तो ये पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों को भी जो है पूरी तरह से ये जब चाहता था तब जीत लेता था। और ग्रहण मोक्षानुग्रह की इसने नीति अपनाई का मतलब कि ग्रहण कर लिया, मुच्छा लिया, उसके बाद उनके अनुग्रह पे उनको दे दिया। कहते हैं कि जब चाहा जज्बातों से खेला, ध्यान दीजिएगा, जब चाहा जज्बातों से खेला और जब चाहा दिल तोड़ दिया, हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर यह संघर्ष किया तो जरूर इसका इतिहास लिखा गया है। और जिसने भी इस धरती पर किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राणा रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे शिवाजी रहे हों, चाहे रानी झांसी, मतलब कोई भी इतिहासकार या कोई भी अगर इस धरती पर संघर्ष किया है और अपनी लहू को बहाया है तो जरूर इसका इतिहास रचा जाएगा। कहते हैं कि इतिहास कुछ नहीं संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की भी रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं चल समुद्रगुप्त के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताना चाहेंगे। गुप्त साम्राज्य की अगर बात की जाए, देखिए गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था, थोड़ा सा इसके बारे में दिखा देते हैं। इसका जो उदय हुआ था, उदय देखिए इतिहास का मतलब है कि थोड़ा सा इससे पहले से आप जानिए। देखिए आपके जो सिलेबस में है पेट में, वो आपका समुद्रगुप्त ही है। देखिए समुद्रगुप्त कोई जरूरी नहीं कि पेट में ही है, बाकी और भी एग्जाम में नहीं तो आप सोचिए कि ये तो पेट वाला टॉपिक पढ़ा रही है, हमारे काम का नहीं है, ये सबके काम का है। इसका जो उदय होता है वो कहाँ होता है, तीसरी सदी में, तीसरी सदी में, तीसरी सदी में कहाँ होता है तो इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में इसका उदय होता है, इलाहाबाद में। ये आपका कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में। तीसरी सदी के उत्तरार्ध में इलाहाबाद में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। जब गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ तो शुरुआत में जो इसके शासक थे उनका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था उनका, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो इसी कारण जो है गुप्त साम्राज्य का इनको क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है, संस्थापक। लेकिन श्रीगुप्त के बाद जो अगले हमारे शासक आए उनका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। उनका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो ये, और मतलब श्रीगुप्त और घटोत्कच, श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए ये उल्लेख नहीं है कि श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था या घटोत्कच का पिता श्रीगुप्त था, लेकिन हाँ ये पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के जो दादाजी थे वो कौन थे, श्रीगुप्त थे। तो जब ये दादाजी थे तो इसका मतलब ये आए होंगे, बगैर इनके आए थोड़ी नहीं इनका उत्पादन हुआ होगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो दादा थे वो श्रीगुप्त थे। तो इसका मतलब कि घटोत्कच उनके पिता थे, घटोत्कच मतलब इनके पुत्र थे और ये इनके पिता थे। ये क्लियर है कि घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है इस साम्राज्य का जो है विस्तार बहुत तेजी से किया। इसी कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। देखिए नींव रखने का श्रेय किसको जाता है तो श्रीगुप्त को जाता है। उसके आगे कौन शासक आए, घटोत्कच। इन दोनों लोगों ने केवल और केवल महाराज की उपाधि धारण की। ये दोनों लोग केवल और केवल किसकी उपाधि धारण किए थे, तो महाराज की उपाधि धारण किए थे। ये दोनों लोग, इन दोनों की उपाधियां थी केवल और केवल महाराज। ये लोग केवल महाराज की उपाधि से ही संतुष्ट हो गए थे।
लेकिन गुप्त साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय श्रीगुप्त को जाता है। उसके बाद घटोत्कच एक शासक आते हैं, उसके बाद नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी के साथ किया। सबसे पहले इसने सिक्का जारी किया और लिच्छवियों के यहाँ जो इस समय बहुत श्रेष्ठ हुआ करते थे उनके यहाँ इसने सबसे पहले अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कुमार देवी से इसने विवाह किया, कुमार देवी प्रकार का सिक्का जारी किया। भारत में सिक्का जारी करने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। जब चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद, इसकी जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, समुद्रगुप्त। तो इसका जब इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र बना वो शासक बना। क्या नाम था उसका? समुद्रगुप्त। पराक्रमांक की उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या बना? शासक बना। किस वंश का? गुप्त साम्राज्य का। तो श्रीगुप्त सबसे पहले है, उसके बाद घटोत्कच है, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, तब नाम किसका आता है? समुद्रगुप्त का। तो जब समुद्रगुप्त शासक बन गया तो थोड़ा सा आप इसका समुद्रगुप्त का इतिहास जान लीजिए। समुद्रगुप्त के पिताजी का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आप देख रहे हैं पिताजी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। माताजी का क्या नाम था? कुमार देवी। कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ननिहाल है, इसका जो ननियाउर है किसका? समुद्रगुप्त का, वो कहीं ना कहीं लिच्छवियों के यहाँ था। तो इसी कारण इसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। इसकी उपाधियों में हम आपको आगे बताएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है लिच्छवी दौहित्र। तो इसको लिच्छवी दौहित्र क्यों कहते हैं भाई? दौहित्र का मतलब क्या होता है? ननिया मतलब नाना जो होते हैं वो नाती को क्या कहते हैं? दौहित्र ही कहते हैं। तो उसी प्रकार से लिच्छवियों का क्या था? एक तरह से दौहित्र था, क्योंकि ननियाउर था उसका वहाँ लिच्छवियों के यहाँ। तो कुमार देवी जो थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी जो थी उससे विवाह करने का श्रेय किसको जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को। और उसी के नाम का सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना मतलब ये सिक्का जारी किया और जो है इसने अपना राज्याभिषेक भी करवाया और इसी समय गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी, जिसने अपने राज्याभिषेक करवाया था। इसके एक भाई का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था काच। किसके भाई का? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के एक भाई का नाम मिलता है जिसका नाम मिलता है काच, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट इतिहास नहीं है, बस ऐसे ही है। हाँ, उसका एक भाई था संभवतः, तो हमें लगता है उस तरह से योग्य नहीं रहा होगा, इसलिए तो उसने साम्राज्य को नहीं संभाला था। राजधानी इसने मतलब इसने किसको बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को। राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र थी। दरबारी कवि, देखिए दरबारी कवि उस तो प्रकार से नहीं था, लेकिन हाँ मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र को माना जाता है जिसने प्रयाग प्रशस्त की रचना की। अभी हम आगे प्रयाग प्रशस्त का पूरा इतिहास बता देंगे कि प्रयाग प्रशस्त का उल्लेख जो है कहाँ कहाँ मिलता है। मौर्य वंश में है, मुगल वंश में है, गुप्त वंश में है, कैसे कैसे क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसके बाद देख लेंगे। उपाधियाँ बहुत सवाल पूछा जाता है। तो भाई एक इनकी जो उपाधि थी वो थी पराक्रमांक की। एक तो उपाधि इनकी, अच्छा उसको लिखे नहीं क्या, तो एक तो इनकी उपाधि जो थी वो पराक्रमांक की भी थी। पराक्रमांक मतलब पराक्रमी था एक तरह से, जहाँ जाता था वहाँ जीत लेता था। एक तो कविराज की उपाधि धारण किया था, चंद्र प्रकाश था। धरणीबंध का मतलब पूरी धरती को इसने बांध लिया था एक तरह से, मतलब यह पहला शासक था इतिहास का जिसने चारों दिशाओं को लगभग जीत लिया था। जैसे आपका कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, सिंध हुआ, ये तो देखो इसको अपने में मिलाया नहीं था, लेकिन इसको जीत करके और यहाँ से टैक्स वगैरह लेता था। दक्षिण भारत को भी जीत लिया था, वहाँ से भी ये टैक्स वगैरह लेता था। हमने आपको बताया कि ग्रहण मोक्षानुग्रह मतलब क्या करता था, उसको ग्रहण कर लेता था, फिर मुच्छा लेता था, है ना। जैसे बचपन वगैरह में आप लोग जानते होंगे कि बचपन में हर कोई, जैसे आम का बगिया है, ज़्यादातर आम को ही लेके, है ना, मारपीट ढस्सू फस्सू होता है। तो देखिए जब कोई आंधी तूफान आता है और आम बाग में अगर फरा हुआ है तो गांव के सारे बच्चे क्या है उसी तरफ भगते हैं। तो उसका जो दबंग वाला, उस ग्रुप का जो सबसे दबंग आदमी होता है, वो मान लीजिए वो नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रहा, वो ये कहता है कि बड़के आम के नीचे का जितना आम गिरा होगा वो मेरा मुच्छ, अगर उसको कोई टच किया तो उसका हाथ तोड़ देंगे। अब वो सोच रहा है इतना लंबा चौड़ा चेचीस है कि उससे सबकी हालत ख़राब हो जाती है। इसी की वजह से उसका कोई नहीं बीनता था, तो मुच्छा लेता था, मतलब ये हमारा स्थान है, ये मुच्छ। तो पहले ग्रहण कर लेता था, मुच्छा लेता था, ले लेता था। उसके बाद वो राजा बड़ा वो करता था, अरे साहब दे दीजिए, हमको भी जीने खाने दीजिए, आप दुल्हनियाँ हमारी ले जाइए ठीक है, लेकिन साम्राज्य हमारा दे दीजिए। तो उनके अनुग्रह पे जो है ये उसको वापस कर देता था। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति भी अपनाया था। और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ इतिहासकार हैं। क्यों?
क्योंकि जो है ये कभी हार का सामना नहीं किया था। 100 युद्धों का विजेता कहा गया, मतलब जहाँ ये जाता था तुरंत ये जीत लेता था, है ना। वो तो उनके अनुग्रह पे उसको वापस कर देता था। इसी कारण इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसको क्या कहा था, भारत का नेपोलियन। देखिए नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो यूरोप महाद्वीप में एक देश है फ्रांस, तो फ्रांस का वो रहने वाला था। पूरे यूरोप महाद्वीप को जीतने का पूरा चाहत थी उसकी, और लगभग वो जीता भी था, और वो कभी हार का सामना नहीं किया था। उसी कारण जो है हमारा ये भारत का एक शासक था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, ये भी कभी हार का सामना नहीं किया। इसी कारण विंसेंट इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो थे, उन्होंने इसको क्या कहा, भारत का नेपोलियन। देखिए विष्णु का उपासक, तो कहीं ना कहीं ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु कृष्ण ये सब क्या है, एक ही इनका रूप माना जाता है। तो ये क्या था, विष्णु का उपासक था। इसीलिए लिच्छवी दौहित्र क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसका जो ननिहाल था वो कहाँ था, लिच्छवियों के यहाँ था, इसी कारण इसको लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। जानकारी के जो प्रमुख स्रोत इसके बताए गए, मतलब इसके जो प्रमुख जानकारी के स्रोत बताए गए हैं, वो प्रयाग प्रशस्ति है जो यूपी इलाहाबाद कौशाम्बी में पहले था, फिर इलाहाबाद में आ गया, फिर एरण अभिलेख जो आपका मध्य प्रदेश में है। इन दोनों अभिलेखों से ये पता चलता है समुद्रगुप्त की पूरी सारी सब कुछ, इसका इतिहास जो है कैसे रहा है। उसके अलावा जो है समुद्रगुप्त को और भी उपनामों से जाना जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहला क्या था, 100 युद्धों का विजेता कहा जाता था, इसी कारण जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। वरुण की तरह ये दानी आदमी था, मतलब भयंकर, ये दान भी कर देता था, जीत लेता था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत ये वापस भी कर देता था। कुबेर की तरह भैया धनी आदमी था, क्यों, क्योंकि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, आर्यावर्त सारा सब कुछ इसने जीत लिया था, खूब टैक्स आता था, तो है ना। कुबेर की तरह एक क्या कह सकते हैं इसको, धनी भी था। और इंद्र की तरह भैया वीर योद्धा था, है ना। इंद्र जैसे इंद्र थे जहाँ पहुँचते थे वहाँ जीत लेते थे, इनको भाई श्रेष्ठ कहा गया। उसी प्रकार से ये भी जो है इंद्र का मतलब इंद्र की तरह एक वीर योद्धा था, कभी हार का सामना नहीं किया। और यम की तरह भैया दंड देने वाला भी था, अगर नाराज होता था तो ये चीर फाड़ भी देता था, है ना। उसके बाद प्रमुख विजय इसकी जो देखिए है तो और, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इतना ही पर्याप्त है। देखिए जितना मैटर आपको दे रहे हैं ये आप बड़े एग्जाम भी दे सकते हैं, ये नहीं कि छोटे के लिए पढ़ा रहे हैं, जीके है, जीएस है, ना, ये आपका है। कुछ आप बड़ा एग्जाम देने जाए चाहे आप छोटा ही, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और इसी में से ही दोबारा पुनः आएगा। एक आर्यावर्त की विजय है, पहले तो उसने 3 राज्यों को जीता। आर्यावर्त मतलब आर्यों का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत, है ना, उत्तर भारत। जैसे आपको मैप बना दें, यहाँ ये है, ये भारत है, और ये असम वगैरह है। असम मतलब बंगाल वाला क्षेत्र जो है ये, और ये पाकिस्तान वाला है, ठीक। देखिए यहाँ पर एक कश्मीर है, ये है आपका कश्मीर, ये कश्मीर है, ये है पंजाब, ये है राजस्थान, और ये है गुजरात, और ये है सिंध प्रांत। इनको जो है ये जितने भी प्रांत हैं इनको शामिल नहीं किया था, लेकिन यहाँ से टैक्स वसूलता था, टैक्स वसूल, इनको सबको हरा दिया था। सवाल पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था, तो ये लोग टैक्स देते थे लेकिन ये शामिल नहीं था। और इधर जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र, ये अब जैसे मान लीजिए यहाँ कोई क्षेत्र है, यहाँ कोई क्षेत्र है, और ये आपका पूरा है पाटलिपुत्र, ये इसका क्षेत्र है पाटलिपुत्र। ये तो भाई मगध वाला क्षेत्र, यही इसका मुख्य क्षेत्र था। ये जितना बुनका वाला क्षेत्र है यही इसका क्या था, ये जो बुनका वाला है यही इसका मुख्य क्षेत्र था। अब जैसे मान लीजिए कि इसको यहाँ आक्रमण करना है, ये यहाँ आक्रमण करना है, फिर यहाँ आक्रमण करना है, तो इसको यहाँ से यहाँ आक्रमण करने में कम से कम 2-3 माह लग जाएगा आने में। जब ये विद्रोह को दबा दिया और टैक्स ये लोग देने लगे, उसके बाद इसको लगेगा फिर जाने में 2-3 माह, 6 माह हो गया। जैसे ये यहाँ गया फिर इसने टैक्स देना बंद कर दिया, अब फिर इसको 2-3 महीने से साल भर लग जाएगा आने जाने में। वही हाल है कि नहीं, कि जितने का वो बकरी नहीं उससे ज़्यादा जो है खुराकी लग जाएगी, तो वही हाल है यहाँ भी है। लेकिन हाँ, इधर आपका कौन सा है, अरब सागर, इधर आपका है हिंद महासागर, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी। एक सवाल ये भी बनता है कि जो पाटली मतलब समुद्रगुप्त था, मतलब पुराणों में कहा गया है समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब समुद्रगुप्त को जो घोड़ा था वो 3 महासागरों का पानी पीता था। एक अरब महासागर का पानी पीता था, एक बंगाल महासागर का पानी पीता था, और एक जो है हिंद महासागर का पानी पीता था। कहने का मतलब है कि आक्रमण वगैरह वो करता रहा होगा, तो एक उसको पुराणों में उपमा दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त को श्रेष्ठ माना गया है, इसका मतलब महान शासक रहा होगा। तो
ये कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, सिंध, इसके क्षेत्र में नहीं था। तो आर्यावर्त वाला जो क्षेत्र है वो यही है, ये उत्तर भारत। उत्तर भारत वाला क्या था? आर्यावर्त। और दक्षिण भारत में इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ये सवाल पूछा जाएगा किसमें जो है इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, तो इसने किसमें लगाई थी? दक्षिणा पथ के कितने राज्यों को जीता था इसने? 12 राज्यों को। आर्यावर्त के पहले 3 राज्यों को जीता, फिर बाद में 9 राज्यों को, तो 9 3 कितना हो गया? 12। कुल मिला के कितना जीता? 12। कई मतलब हार का सामना नहीं करना पड़ा था, इसीलिए इसको क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। पूरी तरह से ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया, और कहीं से भी किसी भी प्रकार से इसको जो है कोई गम वगैरह या मतलब हार वार का सामना इस तरह से कुछ नहीं करना पड़ा था। उसके बाद जो है इसको बीड़ा बजाते हुए भी सिक्कों पर दिखाया गया है। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है। इसका मतलब ये बीड़ा प्रेमी भी रहा होगा, है ना। बीड़ा भाई, बीड़ा वाला ये जो है ये प्राचीन बहुत वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी बीड़ा माना जाता है, लोग बजाते हैं, बड़ा अच्छा। तो इसके दरबार में एक बौद्ध उपासक थे जिनका नाम था वसुबंधु, जो इसके दरबार में रहते थे। दूसरी चीज़ ये क्या थी कि समुद्रगुप्त जो था वो 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था, और उसी स्वर्ण मुद्राएं जो जारी किया था उन्हीं सिक्कों पर जो चीज़ उत्कीर्ण किए गए हैं उसी से ही इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है। तो वह कौन सा एकमात्र शासक गुप्त वंश का था जो सबसे पहले 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा? देखिए, सिक्का जारी करने का श्रेय तो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, लेकिन 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी करने का श्रेय किसको जाता है? समुद्रगुप्त। एक सवाल और पूछा जाता है कि शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। लेकिन सर्वाधिक सोने का सिक्का किसने चलवाया था? तो गुप्त शासकों ने चलवाया था। तो इतना चीज़ हम बता दिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और बचा है उसको भी समझा देते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास समाप्त होगी। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जल्दी से लीजिए। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं इससे आगे क्या क्या मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हमने कहा कि आपको पूरा बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है ये पहले कौशाम्बी में थी, लेकिन अकबर के समय में जहांगीर ने ला के इलाहाबाद के किले में इसको रख दिया है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मुग़लों से भी संबंधित है। और इसी में ही अशोक की एक पत्नी जो थी, है ना, जो गर्लफ्रेंड थी, लवर थी, जिसका नाम था कारुवाकी, मतलब सबसे लास्ट वाली, है ना, सबसे लेटेस्ट वर्जन, कारुवाकी का भी उल्लेख इसमें है। इसीलिए इसको रानी का भी अभिलेख कहते हैं। मतलब एक उसका अभिलेख है कौशाम्बी अभिलेख, जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। तो वहाँ भी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया गया। इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। मतलब प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? संस्कृत। लिपि क्या थी इसकी? ब्राह्मी। शैली इसकी क्या थी? चंपू काव्य। चंपू काव्य का मतलब क्या होता है? गद्य में भी लिखी गई हो और पद्य में। तो गद्य और पद्य में जो शैली लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य शैली। लेखक इसके थे क्या? हरिसेन। किसके निर्देशन में इन्होंने लिखा था? तो तिलक भट्ट थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था तिलक भट्ट। तिलक भट्ट के निर्देशन में ही इन्होंने क्या किया था? इसको लिखा था। स्थान हमने बता दिया, पहले कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में इलाहाबाद के किले में रख के इसको रखा गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, अकबर के शासनकाल में। आप देखिए, यहीं पर उल्लेख की बात कर रहा है। मौर्य वंश में, मुगल में, गुप्त में 3 जगह उल्लेख मिलता है। कारुवाकी, इसकी जो एक पत्नी थी कारुवाकी, और एक इसका पुत्र जिसका नाम था तीवर। तो इसके तीवर एक पुत्र था, और इस पुत्र का नाम जो है इसमें मिलता है मौर्य वंश में, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति लेख में। दूसरा, मुगल अकबर के शासनकाल में हमने आपको बताया कि जहांगीर जो है, जहांगीर इसको लाके कहाँ रखे थे? इलाहाबाद के किले में। गुप्त वंश भाई समुद्रगुप्त आप पूरा देख ही रहे हैं, समुद्रगुप्त, है ना, हरिसेन दरबारी कवि और सारा सब कुछ। तो 3 जगहों पर इसका उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के दरबार में बौद्ध विद्वान कौन रहते थे? वसुबंधु रहते थे। वसुबंधु रहते थे। समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों को भी जीत लिया था, जैसे शक थे, कुषाण केदार शासक था, श्रीलंका का था, वर्मा शासक महेंद्र वर्मा। तो ये सब जो है श्रीलंका के। उसके अलावा हमने आपको बताया कि जो है समुद्रगुप्त है वो समुद्रगुप्त 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था। अब उसमें सबसे पहला आप देख रहे हैं 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में सबसे पहले गरुड़ प्रकार, जिसको राजा रानी का कहा जाता था, धनुर्धारी प्रकार के धनुष बाण वाला कहा जाता था, परशु प्रकार के परशुराम फरसा वाला लिए दिखाया गया है इसमें, अश्वमेघ यज्ञ वगैरह जो घोड़ा छोड़ा जाता है उस पर लिखा जाता है, जो इसको पकड़ेगा उससे युद्ध होगा। उसके बाद व्याघ्र हनन प्रकार का, व्याघ्र हनन मतलब बाघ का हनन करने वाला, शिकार करने वाला, ये सारा सब कुछ मतलब राजा जो है शिकार करते हुए एक चित्र को दिखाया गया है। और बीणा वादन प्रकार, इससे स्पष्ट होता है कि जो समुद्रगुप्त था वो बीणा प्रेमी भी था। तो कहने का मतलब है कि जितना भी समुद्रगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सारी चीज़ हमने आपको बता दिया है। कहते हैं कि
अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो संघर्ष के लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। फिर आपको बता दें, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है खाक जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपने ठान ही लिया है, आपने मान ही लिया है, तो उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आप लोग लगे रहिए, ईमानदारी के साथ नोट्स बनाइए, 100% आपका रिजल्ट होगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो अगला जो हम इस टॉपिक को लेकर के आएंगे, गुप्त साम्राज्य होगा। समुद्रगुप्त के बाद दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय जो आपके सिलेबस में है। मतलब कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।